हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 15वें अध्याय को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। तो अनुमानित का मतलब होता है अनुमान लगाया हुआ या अंदाजा, अप्रोक्सीमेट। और व्यय का मतलब होता है खर्च। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे तो उन्होंने एक आश्रम बनाने की सोची थी। तो पाठ की शुरुआत में उन्होंने बताया कि जब आश्रम बनाने के लिए उन्हें क्या-क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ के लोग किस तरह रहेंगे, एक नियम और उनका जो संविधान वो गांधी जी ने खुद बनाया था और क्या-क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी और लोग क्या-क्या काम करेंगे। तो यहाँ पे सामान की सूची दी गई है, एक लिस्ट बनाई है बेसिकली उन्होंने। तो यहाँ पे इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा। तो पाठ में उन्होंने कहा आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे, कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। तो जब आश्रम बनेगा तो कम से कम 40 लोग यहाँ पे आकर रहेंगे, फिर धीरे धीरे लोग आने शुरू होंगे तो 50 हो जाएंगे। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है, इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। तो उन्होंने कहा था कि जगह ऐसी हो जहाँ पे फैमिली अपने साथ रह सके एक साथ और जो अकेले अकेले लोग हैं वो एक कमरे में एक साथ रह सकें। तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आकर रुकेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि कम से कम 3 रसोई, 3 किचन तो हों और मकान इतना बड़ा हो कि जहाँ पे सब लोग एक साथ रह सकें। तो 50,000 यहाँ पे जो उन्होंने वर्ग फुट कहा है, तो एक एरिया बताया कितनी जगह में होना चाहिए। तो हम इसे अगर देखें कि अगर वो रेक्टेंगल की शेप में वो जगह हो मकान की, तो लगभग 200 फीट लंबा और 250 फीट चौड़ा वो जगह होगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। तो गांधी जी का मानना था कि लोग पढ़ेंगे भी, तो उसके लिए लगभग इतनी बड़ी लाइब्रेरी हो कि उसमें 3000 किताबें आराम से रखी जा सकें। और गांधी जी कहते हैं कि जो लोग रहेंगे वो यहाँ पर काम भी करेंगे, तो कुछ खेती बाड़ी का काम करेंगे, तो कम से कम 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए जिस पर 30 लोग काम करेंगे, सब्जी उगाएंगे या थोड़ा बहुत धान चावल गेहूँ उगाएंगे। ठीक है। और उनके लिए कुछ औजार की सामान की जरूरत पड़ेगी जिनमें कुदाल, फावड़े और खुरपे थे। फिर वह आगे लिखते हैं कि बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छैनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीलें छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा यानी कि लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। तो बढ़ईगिरी यानी कि कारपेंटर जो लकड़ी से सामान बनाते हैं, कुर्सियाँ, मेज, तखत, ये सब। और मोची का भी कुछ काम करेंगे। मतलब जो लोग यहाँ पर आकर रहेंगे वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार या अपने अपने कौशल या स्किल के अनुसार अपना अपना काम चुनेंगे और यहीं पर रहते हुए वो साथ में ये काम करेंगे। तो उसके लिए जो जो सामान चाहिए वो सामान की यहाँ पर सूची दी गई है। फिर आगे इस पाठ में बताया है कि गांधी जी के अनुसार कि इन सब सामान को लाने के लिए, बढ़ई के सामान को और किसान के छोटे मोटे सामान को लाने के लिए लगभग 5 रुपए का खर्चा आएगा। उस वक्त चीज़ें काफ़ी सस्ती हुआ करती थी। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। तो अब बड़े बड़े पतीले आएंगे, ठीक है, कलछियाँ आएंगी और परात आएगी आटा गूँथने के लिए, और चकला, बेलन और जो छोटा-मोटा सामान आएगा, थालियाँ वगैरह, तो उसके लिए लगभग 150 रुपये खर्च आएगा। तो स्टेशन दूर होगा, अगर कोई मेहमान यहाँ पर आके रुकेगा आश्रम में तो उसे लेने जाने के लिए एक बैलगाड़ी होनी चाहिए, ठीक है? उस पर भी खर्चा आएगा। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर एक व्यक्ति खाना खाएगा पर पर्सन 1 महीने में 10 रुपये लगभग खर्चा आएगा, ठीक है? और वो सोचते हैं कि पहले साल में वो खर्च नहीं निकाल पाएँगे, ठीक है? और वर्ष में औसतन 50 लोगों का, अगर एक व्यक्ति 1 महीने में 10 रुपये का खाएगा तो 12 महीने में 120 रुपये का खाएगा, और 50 लोग रहेंगे तो 120 गुणा 50 तो 6,000 रुपये खर्च आएगा। इस तरीके से उन्होंने गुणा करके अपना सारा खर्चा निकाल लिया कि एक व्यक्ति पर कितना पैसा खर्च होने वाला है सिर्फ खाने खाने का। फिर वे आगे लिखते हैं, मुझे मालूम हुआ है
कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। अब अहमदाबाद गुजरात में है जहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। तो कह रहे हैं कि 1 साल तक हमें देखना चाहिए कितना खर्च आ रहा है, एक एस्टिमेशन हमें पता चल जाएगा कितना खर्चा आता है, तो वो आश्रम चलाने में उन्हें आसानी बाद में हो जाएगी। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद के को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। अब अहमदाबाद यानी कि वहाँ के लोगों को गांधी जी की मदद करनी चाहिए कि वो क्योंकि अच्छा काम कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे देश के लिए, तो वो उनकी सहायता करते तो आश्रम में जो लोग रहते वो आसानी से रह सकते थे। तो वो सोच रहे थे कि जो जगह है या जो खर्चे हैं वो अहमदाबाद के लोग उन्हें दें। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। यानी कि अगर वो खर्च नहीं देंगे तो खाली ज़मीन ही दे दें कि मतलब कोई अपने जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, कोई ज़मींदार बड़ा या ऐसा व्यक्ति कोई खाली ज़मीन पड़ी है तो उन्हें बता दें जहाँ पे वो अपना आश्रम बना सकें और अपने मेहमानों को ठहरा सकें। तो इस तरीके से उनकी काफ़ी मदद हो जाती और वो अपने तरीके से बाकी जो धन है खर्चे छोटे-मोटे सामान के लिए और खाने के लिए वो खुद अपना जुगाड़ कर लेंगे। अब चूँकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो थोड़ा बहुत तो उन्हें मदद करनी चाहिए जिससे वो 1 साल का खर्चा लगभग जो मेहमान आएँगे, जो व्यक्ति वहाँ आकर काम करेंगे ताकि 1 साल जैसे-तैसे उनका निकल जाए। बाद में वो अपना इंतज़ाम कर लेंगे। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। ठीक है? लेकिन अगर वो भी नहीं अगर अहमदाबाद के लोग अगर वो भी 1 वर्ष का जो खर्चा है अगर वो नहीं उठा पा रहे, तब भी गांधी जी कहते हैं वो अपने पास से 1 साल के खर्च का इंतज़ाम जैसे-तैसे कर सकते हैं। चूँकि मैंने खर्च का अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों, यानी कि कुछ चीज़ें उनसे छूट गई हों। एक जो लिस्ट बनाते हैं, ऐसा होता है ना कि हम दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने, तो हमें चीज़ देख के याद आ जाती है कि अरे! ये रह गया था, ये तो सामान में है नहीं, चलो ये भी ले लेते हैं, इसके पैसे लग जाएँगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें मेरे से छूट भी गई होंगी, तो वो बाद में जुड़ जाएँगी। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, किन-किन सामानों की और अधिक आवश्यकता पड़ सकती है। तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे वो भी लाना पड़ेगा। इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, यानी कि जो कुछ चीज़ें छूट गई हैं, वो बाद में और जोड़ी जाएँगी। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा किराया बंगला और खेत की ज़मीन कि अगर अहमदाबाद के लोग उन्हें ज़मीन नहीं देते ठीक है तो उन्हें किराए पर वो घर लेना पड़ेगा या आश्रम की जगह लेनी पड़ेगी और खेती बाड़ी के लिए तो इस तरीके से उसका किराया जाएगा। किताबों की अलमारियों का खर्च कि अलमारियाँ आएंगी उस पर खर्च होगा। बढ़ई के औजार मोची के औजार ठीक है इस तरीके से खर्च आएगा। और यहाँ पर इस बॉक्स में घरेलू सामान जो घर में सामान की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के लिए, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे। ठीक है कि खाना पकेगा 40 लोगों के लिए तो बड़े पतीले चाहिए। अगर छोटी पतीला चाहिए, अगर कम लोगों का खाना बनना है तो छोटी पतीलियाँ भी चाहिए। इतना बड़ा बर्तन कहाँ गंदा करेंगे। ठीक है, पानी भर के रखने के लिए तांबे के बर्तन या कलश चाहिए होंगे। 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की परात, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ चाय रखने के लिए गर्म पानी, 5 बाल्टियाँ नहाने का पानी के लिए ठीक है या पानी रखने के लिए बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन। ठीक है, यहाँ पे धीरे-धीरे सामान आ रहा है जो ज़रूरत पड़ती है। घर में भी हमारे ये सब सामान होते हैं, बस कम होते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमामदस्ता मूसली, ठीक है? 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 6 किताब रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, ठीक है? 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे। तो यहाँ पे नक्शों की ज़रूरत पड़ती है कि लोगों को जानकारी जो होती है, पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, तो उन्हें पता रहता है इस तरीके से। एक गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पोट, 4 सड़क की बत्तियाँ। तो इस तरीके से सारा सामान जिसकी ज़रूरत थी उन्होंने एक यहाँ पर सूची बनाई है, लिस्ट बनाई थी। और यहाँ पे नीचे और सामान लिखा है, चौके का सामान,
एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जो कि मेहमानों को लाने के लिए, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये खर्च हो जाएंगे खाने के सामान को लाने में। फिर मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। तो यानी कि जो लोहार भी आ सकते हैं यहाँ पे, जो राजमिस्त्री का काम सीखेंगे या लोग आएंगे, उनके सामान की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आगे लिखते हैं, शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो चरखा गांधी चलाते थे उस तरीके की ज़रूरत होगी सामान की, उन्हें सिखाने के लिए लोगों को जो ये काम नहीं जानते, तो वो खर्चा भी इसमें जोड़ा नहीं गया है। तो अभी घर के सामान में ज़मीन का जो किराया होगा अगर उन्हें नहीं मिलती तो, और खर्च लोगों का, ठीक है, खाने-पीने का और जो सामान है, इन सब के ऊपर बहुत काफ़ी खर्चा आ जाएगा। तो गांधी जी चाहते थे कि अहमदाबाद के लोग उनकी मदद करें, सहायता करें, जिससे वे अपना आश्रम बना सकें और लोगों को वहाँ पर रहने की अनुमति दे सकें और उनका मार्गदर्शन करें और अपने आदर्शों को चारों तरफ फैलाएँ। तो इस तरीके से गांधी जी ने एक आश्रम चालू करने की सोची थी और उसके नियम कानून गांधी जी ने खुद बनाए थे और हर व्यक्ति को अपना काम खुद करना पड़ता था। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो अपना एक पत्र लिखा था या सूची बनाई थी, वो हमें इस पाठ के रूप में देखने को मिलता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। थैंक यू।